नमस्कार बच्चों, आज आपण इयत्ता 8वी विषय मराठी सुलभ भारती या पाठ्यपुस्तकातील दुसऱ्या धड्यापासून सुरुवात करणार आहोत. आजचे आपले हे पहिले लेक्चर आहे. या पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण अर्धा धडा बघूया आणि उर्वरित राहिलेला पाठ आपण पुढच्या लेक्चरला कंटिन्यू करूया. तर दुसरा धडा आहे मी चित्रकार कसा झालो. मी चित्रकार कसा झालो या पाठाचा परिचय जाणून घेऊया. ल म कडू 1947 प्रसिद्ध मराठी लेखक व चित्रकार. त्यांची बालसाहित्याची सुमारे 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत. त्यांची झाड हे लहान मुलांसाठी असलेले द्विभाषिक पुस्तक, खारीचा वाटा हा कथासंग्रह, जॉर्ज काव्हेर हे चरित्र, रावीचा मोर हे बालसाहित्य इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. त्यांना 2017 साली खारीचा वाटा या पुस्तकासाठी साहित्य अकादमीचा बालसाहित्य पुरस्कार व 2014 साली महाराष्ट्र शासनातर्फे उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा साने गुरुजी पुरस्कार मिळालेला आहे. शेगाव अहमदनगर येथे जानेवारी 2018 झालेल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले. निसर्गाच्या सानिध्यात आपल्याला आपल्यातील उपजत कला शोधण्याचे अनेक मार्ग सापडतात, हे लेखकाने स्वानुभवातून या पाठात सांगितलेले आहे. बच्चों, इस पूरे लेसन में राइटर ने हमें बताया गया है कि नेचर के सहवास में रहने से हमारे अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार की कला है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो आर्ट है जो हमें भी पता नहीं है, तो वो ढूंढने के लिए हमें नेचर के साथ रहना ज़रूरी है. तो हमें अपने अंदर जो कला है उसे बाहर निकलने का रास्ता अपने आप मिल जाता है. तो लेसन को शुरुआत करते हैं. मी चित्रकार कसा झालो. मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे. प्रथम निसर्ग. आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही. त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्याला फायद्याचं आहे. निसर्गातून आपलं पालनपोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो. निसर्ग ढुंढाळत राहा, तुम्हाला सर्जनांच्या वाटा आपसुक सापडतील. राइटर ने इस फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि वो आपके जितने ही थे, तो तभी उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था, जो अनुभव किया था, वो आपसे वो अभी शेयर कर रहे हैं. उन्होंने बोला है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले जो आता है वो निसर्ग है, मतलब वो नेचर है. क्योंकि हमारे पास जो भी है, जितना भी है, हमें नेचर ने दिया है. उसको भूल के हम कुछ भी नहीं कर सकते और उसके अगेंस्ट तो हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते. बच्चों, अभी हम जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, मतलब कोविड-19 का जो भी सिचुएशन अभी बाहर है, वो किस वजह से है कि पूरे इस ब्रह्मांड में किसी एक देश में से किसी एक व्यक्ति ने नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ किया है. तो नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ किया है तो उसका हमें पे तो करना पड़ेगा. तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं कि नेचर के विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही चांगलं. मतलब नेचर के अगेंस्ट हमें कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पालन पोषण करता, मतलब हमें बड़ा करने वाला, हमें डिफरेंट टाइप्स के आर्ट सिखाने वाला नेचर ही है. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? निसर्ग ढूंढाळत रहा, तुम्हाला सर्जनांच्या वाटा आपसुक सापडतील. मतलब इसके लिए हमें नेचर में जाना चाहिए, नेचर को फील करना चाहिए, तो हमें मार्ग अपने आप मिलेगा. सेकंड पॅरेग्राफ. आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो. माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं.
माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं. घनदाट जंगल, दुथडी भरून वाहणारी नदी, निळे डोंगर, हिरवी रानं, अवघा आनंदी आनंद. अशा वातावरणात माणसातली सर्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच. माझा एक मित्र होता. आम्हाला खूप वाटायचं की आपण चित्र काढावीत, पण काय करणार? आमच्याकडे कसलीच साधनं नव्हती. पेन्सिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, साधा कागदही नव्हता. अभ्यासाची एक वही, पाटीवर लिहायची एक पेन्सिल, तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची. दुसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती. शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता की चित्रबित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरच्यांना. वात्रटपणा वाटायचा. बच्चों, राइटर हमें यहाँ पे बताना चाहते हैं कि उनका प्राइमरी एजुकेशन था. प्राथमिक शिक्षण मतलब प्राइमरी एजुकेशन एक छोटे से गांव में ही हुआ था. खेड़ा मतलब छोटा सा गांव. उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि उनका जो गांव था वो अतिशय निसर्गरम्य और सुसंस्कृत था. मतलब नेचर से भरा हुआ था. वहाँ पे घनदाट जंगल थे. पानी से दोनों तरफ बराबर पानी से भरी हुई नदियाँ बह रही थी. उसके साथ वहाँ पे माउंटेन थे. फिर रान थी, मतलब बहुत खेती बाड़ी थी. अवघा आनंदी आनंद, सब अच्छा था. अशा वातावरणात माणसातली सर्जनशीलता उफाळून येणार नाही तर नवलच. मतलब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ऐसे क्लाइमेट में, ऐसे वातावरण में अगर हमारे अंदर जो भी सर्जनशीलता है, मतलब जो भी कुछ आर्ट है, अगर वो बाहर नहीं निकल के आया तो एक स्ट्रेंज बात है. तो उन्होंने बोला है कि उनका एक फ्रेंड था, तो उन दोनों को हमेशा लगता था कि चित्र काढावीत, मतलब ड्राइंग की जाए. पण काय करणार, क्योंकि उस ज़माने में उनके पास कुछ भी साधन नहीं थे. साधन मतलब मटेरियल, जैसे पेंसिल, रंग, ब्रश, ये तो नहीं था. पर उनके पास एक प्लेन पेपर भी नहीं था. अभ्यासाची एकच वही, मतलब स्टडी करने के लिए उनके पास एक ही बुक थी. पाटीवर लिखण्याची एक पेंसिल थी. बच्चों, पाटी मतलब उस ज़माने में जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड रहता है, ठीक उसी तरीके से वही ब्लैक बोर्ड पर एकदम छोटे साइज़ में रहता है. मतलब जैसे हमारा A4 साइज़ का पेपर रहता है, ठीक A4 साइज़ का ब्लैक बोर्ड रहता है. और उसे उस ज़माने में पाटी बोला जाता था. और उस पे किससे लिखा जाता था? वाइट कलर के चॉक से लिखा जाता था. पर वो चॉक पेंसिल की तरह एकदम पतला था और उसका पाउडर भी एकदम लो लेवल का था. तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि उस ज़माने में उनके पास सिर्फ एक पाटी थी और उस पे लिखने के लिए उनके पास एक पेंसिल थी. और अगर उस पेंसिल के टुकड़े भी हो गए तो उन्हें वो टुकड़े भी संभाल के रखने पड़ते थे, क्योंकि दूसरी पेंसिल मिलने का कोई चांस ही नहीं था. उन्होंने बोला है कि सगळ्यात मोठी अडचण, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि ड्राइंग निकालना ना उनके स्कूल के टीचर को पसंद था और ना उनके घर वालों को, क्योंकि उनको वो मतलब टाइम पास लगता था. वात्रटपणा वाटायचा, मतलब कुछ स्ट्रेंज ही लगता था कि स्टडी छोड़ के ये क्या कर रहे हैं. इसलिए उनको वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. आगे, वैशाख महिन्यातलं ऊन करपवून टाकणारं असायचं. आम्ही गावातील सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो. अंगात गारवा भरला की पुन्हा काठावर येऊन बसायचं. काठालगत खूप खडक होते. पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले, लांबरुंद पसरलेले. आम्हाला तिथंच आमचा कॅनव्हास सापडला. या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती, पण कशानं काढणार?
तो ही मार्ग सापडला। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि वैशाख महीना मतलब अप्रैल मई, उसमें से मई मंथ है, जो मई का महीना है, उसमें उस महीने में धूप कैसे रहती है, एकदम ज़बरदस्त रहती है। तो उन्होंने यही बोला है की वैशाख महिन्याचं ऊन करपवून टाकणारं असायचं। तो सब गावातील सगळी मुले, गांव में जितने भी लड़के थे वो सब लोग एक साथ मिलके कहाँ पे जाते थे, नदी किनारे जाते थे और नदी में डुबकियाँ लगाते थे। तो उन्होंने बोला है कि नदी में डुबकी लगाने के बाद एकदम सब ठंडा ठंडा लगता था। तो उन्होंने बोला है कि वो लोग नदी किनारे आके बैठते थे और उसी नदी के किनारे पे बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और वो बड़े बड़े पत्थर नदी के निरंतर बहने की वजह से, नदी के पानी का कंटिन्यूसली बहने की वजह से वहाँ पे वो जो पत्थर थे वो एकदम प्लेन हो गए थे। तो उन्होंने बोला है कि वहीं पे उनको उनका कैनवास मिल गया। मतलब जिस तरीके से बच्चों हम लोग प्लेन पेपर पे ड्राइंग करते हैं, तो उन्होंने प्लेन पेपर को यहाँ पे कैनवास बोला है। तो कैनवास किसको बोला है, यहाँ पे उन्होंने प्लेन पेपर को कैनवास बोला है, पर वही कैनवास उन्होंने बड़े से पत्थर को बोला है। तो उन्होंने बोला है कि वो तो उनका कैनवास तो मिल गया, पर अभी ड्राइंग निकालेंगे कहाँ से, तो उनको वो भी मिल गया, वो भी सॉल्यूशन मिल गया। आगे बोला गया है, आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरूम असतो। तांबूस रंगाचा मतलब बच्चों इस प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड में जो कलर है वो हो गया तांबूस रंग। शिवाय पिवळट रंगाची दगडही सापडतात। मतलब तांबूस रंग का मुरूम मतलब ऐसी कड़क मिट्टी जो अगर पानी में डाली जाए वो तो तुरंत पिघलती है और वो रेड रहती है। शिवाय पिवळट रंगाचे दगडही होते। पीले रंग के छोटे छोटे पत्थर भी थे। ते दगड आपटले की त्याची पिवळी फक्की पड़ती। अगर वो पीले पत्थर जोर से ज़मीन पे पटका दिए गए तो वहाँ से उनको पावडर मिल जाती थी। अगदी पिठासारखी असते। हवं तसं पाणी घातलं की पिवळा रंग तैयार। उन्होंने बोला है कि उस पाउडर में वो पाउडर एकदम आटे की तरह सॉफ्ट थी और अगर उस पाउडर में हमें जितना चाहिए उतना पानी अगर डाला जाए तो पीला कलर हमें मिल जाता था। मुरुमाचा खडा ओला करून आणि खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं। काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं। गुडघ्यावर टेकून रेष काढण्यात दंग व्हायचो। रेषा काढीत हातभर पुढे सरकल्यावर मागे वळून पाहावं तर रेषा वाळून लाल जर्द झालेल्या असायच्या। आणखी सुरसुरी यायची। उन्होंने बोला है कि वो जो मरूम कलर का उनको जो पत्थर मिलता था रेड वाला, वो लोग उस पत्थर को पानी में गीला करते थे और घुटनों के सहारे उस बड़े से कैनवास पे ड्राइंग निकालना शुरुआत करते थे। ड्राइंग मतलब क्या, उन्होंने स्टार्ट किया, एक लाइन खींची। तो उन्होंने बोला है कि लाइन खींचते खींचते वो लोग थोड़ा थोड़ा आगे जाते थे। तो आगे जाने के बाद अगर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पहले जो लाइन ड्रॉ की थी वो लाइन एकदम ड्राई होके एकदम रेड हो गई थी। तो उनको वो देख के अच्छा लगता था। तो उन्होंने बोला है कि और भी उत्साह आता था। आगे बोला है, तापलेल्या खडकावर टेकून गुडघ्याची साल्ट गेलेली लक्षात यायची नाही। मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू झालं। काही दिवसांनी वाटायला लागलं की यात रंग भरावे, पण ते कुठून आणणार। उन्होंने ड्राइंग तो की, थोड़े दिन तक उन्होंने ड्राइंग की, पर आगे जाके एक प्रॉब्लम आ गया कि अभी ड्राइंग किए उसमें कलर कहाँ से देंगे। तो उनको वो भी मार्ग, उस प्रॉब्लम का ये भी सॉल्यूशन उनको कहाँ से मिला, नेचर में से ही मिला। कैसे मिला जानते हैं। त्या दिवसात काटेसावर फुलते
लाल भड़क होते। कांटे सावर नाम का बच्चों एक फ्लावर रहता है, तो वो उस मई के सीज़न में नदी किनारे वो आ जाता था। तो उन्होंने बोला है की वो एकदम रेड कलर का था. तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगळले की जांभळा रंग मिळतो. शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात. काही पानांचा हिरवा केला, चुन्याचा पांढरा केला, कुंकवाचा लाल आणि दगडाचा पिवळा होताच. देखो बच्चों, उनको यहाँ पे कितने कलर मिले हैं. उनको पहला कलर मिला है कांटे सावर नाम का जो फूल था, फ्लावर था, उनमें से उनको लाल भड़क मतलब एकदम डार्क रेड कलर मिला है. सेकंड कलर उनको मिला है जांभळा कलर मतलब डार्क पर्पल कलर. तो उनको वो कहाँ से मिला, जो फ्लावर्स रहते थे, फ्लावर्स की अगर पेटल्स हम निकालें तो वो जो एकदम राई के बराबर जो दाने रहते हैं वैसे जो रहता है, तो उन्होंने बोला है कि वो परागकण अगर पाण्यात चुरगळले मतलब पानी में मिक्स किए जाए तो उनको जामुनी कलर मिल जाता था. फिर थर्ड कलर है शेंद्री नावाचा मतलब ऑरेंज कलर. उनको शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात, उनको वहाँ से वो मिल जाता था. फिर ग्रीन कलर उनको पत्तों में से मिल जाता था. फिर जो चूना रहता है उनको उसमें से वाइट कलर मिल गया. कुंकवाचा लाल केला, जो हमारा कुमकुम रहता है उससे उन्होंने लाल किया और उन्होंने बोला है कि पीला कलर उनके पास पहले से ही था. अभी वो कलर तो मिल गए, पर वो कलर करेंगे कहाँ से. जैसे हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने ब्रश कैसे बनाया. बांबूची कोळी काडी घेऊन पुढचं टोक ठेचलं की त्याचा ब्रश व्हायचा. मतलब जो बांबू रहता है उसकी एक अगर बड़ी सी स्टिक ली जाए और उसका कोई भी एक कॉर्नर अगर पत्थर की सहायता से, पत्थर के सपोर्ट से, वो अगर पत्थर की सहायता से हम उस पर मार दे तो वो बांबू का वो लोग क्या बनाते थे, ब्रश बनाते थे. तहानभूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो. नजर जाईल तिथपर्यंत चित्रच चित्र. थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा, नदी वाहायला लागायची, आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची. उन्होंने यहाँ पे बोला है कि उनको तहानभूक मतलब क्या, अगर वो लोग ड्राइंग करने के लिए लग जाते थे, ड्राइंग के बाद कलर करने के लिए लग जाते थे, तो उनको ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी. उन्होंने बोला है कि थोड़े ही दिन के बाद बारिश हो गई और बारिश की वजह से नदी का जो प्रवाह है वो बढ़ गया और नदी के पानी के साथ उनका जो कलर है, उनकी जो पेंटिंग्स है, उन्होंने जो ड्राइंग की गई है वो नदी की वजह से पूरी मिट गई. तो बच्चों, राइटर ने यहाँ पे बोला गया है कि उनको निसर्ग में मतलब उनको निसर्ग में से, उनको नेचर में से क्या क्या मिला. यहाँ पे उनको ड्राइंग करने की इच्छा थी, तो ड्राइंग किस पे करना था वो भी सॉल्यूशन मिल गया. उनको मटेरियल भी नेचर में से ही मिला, फिर कलर भी मिल गए, फिर उन्होंने क्या किया, उनको कैनवास भी मिल गया. तो उनका कहने का तात्पर्य, तो उनको कहने का अर्थ यही था कि अगर हम नेचर में एकदम अकेले जाके अगर कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो नेचर हमें वो मार्ग अपने आप दिखा देता है. बच्चों, इसका उर्वरित जो भाग है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो अभी इसमें जो कठिन शब्दार्थ है उसको हम देखते हैं. वाक्य प्रचार और शब्दार्थ. पहला शब्द है मर्जी, इच्छा. निसर्ग, प्रकृति मतलब नेचर. पालन पोषण, सांभाळ करणे. ढूंढाळणे मतलब शोधणे.
आपसुक, आपो आप मतलब अपने आप. खेडं मतलब छोटे से गाव. नवल आश्चर्य. साधन साहित्य. अडचण प्रॉब्लेम. धाक भीती. बे वाक्प्रचार. तो वाक्प्रचार मतलब फ्रेजेस, उसमें एक ही है. दुथड़ी भरून वाहणे मतलब ओसंडून वाहणे. इसमें आपको होमवर्क क्या करना है. लेखकाने त्याच्या खेड्याचे सांगितलेले विशेष तुमच्या शब्दात लिहा. बच्चों, सेकेंड पैराग्राफ में, इस लेसन के सेकेंड पैराग्राफ में राइटर ने उनके गांव का जो वर्णन किया है वो आपको अपने ओन वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है. मैं आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने जो जितना आपको समझाया, मैंने जो आपको अभी पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे होम, सेव लाइफ.